हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैकेनिस्टिक यूनिवर्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट कब हमारी साइंस में ऐड हुआ। थर्मोडायनेमिक्स के कितने टाइप होते हैं, कौन सी सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं इसमें। और दोस्तों, अपन इसमें ये भी देखेंगे कि ये किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो दोस्तों, इसके एप्लीकेशंस की भी अपन स्टडी करने वाले हैं, इसके कहाँ पे एप्लीकेशन हैं, क्या यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है अपन ये देखते हैं। तो थर्मो ये दो शब्दों से मिलके बना है, थर्म और डायनेमिक्स से। थर्म का मतलब क्या है, डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा दोस्तों। थर्म का मतलब है हीट, और डायनेमिक्स का क्या है, पावर, जो कि मोशन में होता है, जो कि चेंज होता है, पावर या फिर वर्क अपन बोल सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का पूरा मतलब क्या हो गया, टू कन्वर्ट हीट इनटू पावर, हीट को पावर में कन्वर्ट करना थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। इसके लिए कुछ अपने सिस्टम बनाए गए हैं जिनके द्वारा हीट को कन्वर्ट किया जाता है पावर में। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, आपकी बाइक है, बाइक में जो आईसी इंजन लगा होता है, वहाँ पे फ्यूल में जो हीट एनर्जी होती है उसको पावर में कन्वर्ट करके उसमें मोशन दिया जाता है। कार हैं, ट्रक्स हैं, किसी में भी आप एग्जांपल देख सकते हो, जो भी चलने वाली चीज़ें हैं। आप ट्रेन देख लो, प्लेन देख लो, रॉकेट इंजन्स देख लो, हर जगह इसके एप्लीकेशंस हैं, इसलिए हम लोग इसकी स्टडी भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रिंसिपल कहाँ से आया दोस्तों। तो प्रिंसिपल इसका क्या है, किस प्रिंसिपल पे थर्मोडायनेमिक वर्क करता है। तो दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, एनर्जी के कंजर्वेशन पे। और एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, दैट इज़ द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो एनर्जी है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट है। और दोस्तों, एनर्जी को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है। ठीक दोस्तों, तो आपको समझ आया होगा। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक आदमी है जिसके हाथ में एक रॉक है, ये एक रॉक लेके रखा है। ठीक है दोस्तों, तो जब ये यहाँ पे एक हाइट पे जाके रॉक को लेके रखा है एक हाथ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होगी दोस्तों। अपन फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे कि 10 यूनिट्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी है रॉक की। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अभी तक उसके हाथ में है वो रॉक, तो उसकी वेलोसिटी तो रॉक की जीरो ही होगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 यूनिट्स। एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं। अब दोस्तों, अगर ये आदमी इस रॉक को ऊपर से क्या करता है, फेंक देता है, तो जब ये रॉक नीचे गिरती है दोस्तों, जब ये रॉक नीचे गिरती है तो क्या होता है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होने लगती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। आप देख सकते हो यहाँ पे जब रॉक नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह गई, मात्र 6 यूनिट्स रह गई। और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे कुछ रॉक की वेलोसिटी आ चुकी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 4 यूनिट्स हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यही एप्लीकेशन था। आप यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है उसका एप्लीकेशन आप देख रहे हो कि एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और ना ही क्रिएट किया जा सकता। तो दोस्तों, ये इसका एग्जाम्पल था। अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक जो सब्जेक्ट था वो पहले हमारे साइंस में ऐड नहीं था, लेकिन जब पहली बार इंग्लैंड के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन बनाया, उसके बाद से क्या हुआ कि ये जो इंजन था, इंजन की इफ़िशियंसी तो बहुत ही कम थी और बहुत ही स्लो था। लेकिन इसके बाद से जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट था उसको साइंस में ऐड कर दिया गया और फिजिक्स के साथ इसको पढ़ाया जाने लगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक डायग्राम। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, ये कोल है। यहाँ पे कोल की जितनी भी हीट एनर्जी है उसको बर्न करके अपन क्या करते हैं, ये वाटर को दे देते हैं। वाटर क्या होता है दोस्तों, यहाँ जब वाटर को हीट दी जाती है तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम में कन्वर्ट होके ये हाई प्रेशराइज्ड होके क्या करता है दोस्तों, यहाँ से आके ये जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में ये जो पिस्टन है, पिस्टन को क्या करता है, पुश करता है, इस पर प्रेशर लगाता है, जिसके कारण से जो पिस्टन है इस पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन
करता है। कौन सा मोशन करता है दोस्तों? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पिस्टन है, उसके बाद ये जो लगी हुई है ये क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये जो ऐड है दोनों क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन रॉड, वो गजन पिन से ऐड है। तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि कैसे एक हीट एनर्जी को अपन पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको मोशन दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोल का अपन ने उपयोग किया जो कि एक हीट एनर्जी थी, और अपने को मोशन मिला कहाँ पे? यहाँ व्हील में, क्योंकि ये जो क्रैंक शाफ्ट थी वो क्रैंक को अपना मोशन दी, जिसके कारण से जो क्रैंक था वो व्हील में ऐड है और ये व्हील रोटेट होने लगता है आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने देख लिया कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यूज़ होता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं थर्मोडायनेमिक के। तो दोस्तों दो प्रकार से थर्मोडायनेमिक को अपन पढ़ते हैं, एक होता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक और दूसरी होती है दोस्तों स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक। तो दोस्तों क्लासिकल थर्मोडायनेमिक क्या होती है? तो दोस्तों क्लासिकल थर्मोडायनेमिक जो बेस्ड होती है वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे होती है। किस पे होती है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे होती है। इस अप्रोच में क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग इस अप्रोच को कैरी करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं अपन वहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं करते हैं, उसके एक सिस्टम की ही पूरी स्टडी कर लेते हैं। डायरेक्ट ऊपर से अपन स्टडी कर लेते हैं, जितना ह्यूमन सेंस कर पा रहा हो, जितना हम देखें उसकी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाती है। यहाँ पे आप जितना ह्यूमन सेंस कर पा रहा है सिर्फ उतनी ही स्टडी करता है, और इसमें कोई भी एजम्पशंस का यूज़ नहीं किया जाता, ये इंडिपेंडेंट है एजम्पशंस से। तो ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है दोस्तों, इसी की स्टडी अपन करने वाले हैं, और यही हमारे जो कोर्स है, कोर्स में क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को भी कि उसमें कौन सी अप्रोच यूज़ की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है इसका यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ डायरेक्टली पता चल रहा होगा, माइक्रो लेवल पे जाके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी माइक्रो लेवल पे जाके सिंगल मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है। तो दोस्तों ऐसा तो हमारे इसमें पॉसिबल है नहीं। ये जो थर्मोडायनेमिक होती है इस तरह की अपन टेक्स्ट बुक्स में ही पढ़ते हैं, इसका कोई ये एजम्पशंस में बेस्ड होती है। इसको ना तो ह्यूमन सेंस कर सकता है और ना ही इसकी अपन इतना ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, इसलिए इसको अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसका कोई ख़ास एप्लीकेशन नहीं है। ठीक दोस्तों, तो अपन को पता चल गया कि थर्मोडायनेमिक दो प्रकार से होती हैं, क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल। अपन कौन से पढ़ते हैं? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो एप्लीकेशंस दोस्तों, एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह थर्मोडायनेमिक का यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो, हम सबसे पहले अपनी बॉडी से ही स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है, हार्ट लगातार ब्लड का क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, वहाँ पे भी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है लगातार। जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, टन ऑफ सेल्स हैं, नंबर ऑफ 1000 सेल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही हैं लगातार। हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो हाउस यूटेंसिल्स हैं, जो घरों में आपने बर्तन देखे होंगे, वो भी जो बनते हैं वहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक का ही यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स में इसका उपयोग होता है, एयर कंडीशनर में भी आपने देखा होगा, ह्यूमिडिफायर एंड डिह्यूमिडिफायर। दोस्तों ये ह्यूमिडिफायर और डिह्यूमिडिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिह्यूमिडिफायर है दोस्तों, इसको आप लोग प्रैक्टिकली देखे होंगे किसी भी मॉल में, जब आप लोग वॉश बेसिन में हाथ को अपने क्लीन करते हैं, उसके बाद जो हाथ में ह्यूमिडिटी रहती है, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वाटर के, जैसे हाथ गीला रहता है तो अपन क्या करते हैं, एक फ़ैन रहता है जहाँ पे अपन हाथ ऐसे लगाते हैं ऊपर की तरफ, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे फ़ैन चलने लगता है और हमारे हाथ को सुखा देता है। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, वो ह्यूमिडिफायर ही होता है। ठीक है दोस्तों, प्रेशर कुकर में भी अपन देख सकते हैं, वहाँ पे भी हीट एनर्जी का यूज है। वाटर हीटर में अपन देख सकते हैं। द सावर में देखे होंगे, जब आयरन करते हैं आप कपड़ों की, वहाँ पे भी आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको अपन हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर एंड टीवी में, कंप्यूटर में आप देखे होंगे एक फ़ैन लगा होता है जिसकी एनालिसिस
साइज़ वगैरह थर्मोडायनेमिक्स से ही अपन कैलकुलेट करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे रॉकेट्स में बहुत ही ज़्यादा इनका रोल रहता है थर्मोडायनेमिक का, क्योंकि रॉकेट्स की जब एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे कूलिंग का बहुत ही ज़्यादा, कूलिंग और हीटिंग का एनालिसिस करना पड़ता है डिज़ाइन के बेस में। तो ये इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं रॉकेट्स में, जेट इंजन्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, और दोस्तों सोलर कलेक्टर्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके एप्लीकेशंस थे थर्मोडायनेमिक के। अपन अब देखते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक के नियम। तो दोस्तों ये कुछ नियम हैं जो कि थर्मोडायनेमिक को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों पहला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों ये किस पे बेस्ड है? ये टेम्परेचर मेजरमेंट को बताता है। किसको बताता है दोस्तों? ये ओनली टेम्परेचर को बताता है। यहाँ पे अपन टेम्परेचर को मेजर करते हैं किसी एक प्रेफरेंस पे रख के। ठीक दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? तो ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे, जिसको अपन डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ही स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है एनर्जी हैज़ क्वालिटी एंड एज वेल एज क्वांटिटी। दैट मीन्स आप इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी हॉट कॉफ़ी है और हॉट कॉफ़ी को आप कुछ देर ऐसे ही आप कप में डाल लो और कप को लेके कुछ देर ऐसे ही बैठे रहो, तो क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने से जो हीट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। दैट मीन्स जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हो रहा है। इसी को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी की ओर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है दोस्तों, थर्ड लॉ क्या बोलता है थर्मोडायनेमिक का? कि फॉर द प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंट्रोपी हैज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो दोस्तों सबसे पहले तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब हो जाता है? जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर उनकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल ही क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, तो क्या होगा? वो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे पहुंच जाएगी वो चीज़। ऐसा अपन एजम्पशन लेके चलते हैं, एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं अब यहाँ पे अपन ने किसकी बात की? दोस्तों एक और पॉइंट है यहाँ पे, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? तो दोस्तों एंट्रोपी कुछ नहीं, जो डिसऑर्डरनेस होता है उसको मेजर करती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो, कोई भी वाटर को अपन ने अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म कर दिया तो वो वेपर बन जाता है, और जब वेपर होता है तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उनका जो मोशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या है? एंट्रोपी की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, जब वेपर की बात करते हैं तो वहाँ पे एंट्रोपी क्या है? ज़्यादा है। अब अगर वही में जो वाटर की वेपर है, अगर उसको 100 डिग्री सेल्सियस से कम कर दूँ, अगर उसको मैं वाटर बना दूँ, तो क्या होगा? वहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ा पास आ गए हैं, उनका जो डिसऑर्डरनेस था वो कम हो चुका है, मोशन कम करने लगे हैं, तो वहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू कम हो रही है। अब अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस ला दूँ, अगर मैं आइस बना दूँ वाटर को, तो क्या होगा? वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी, ये थोड़े से मूव करेंगे, जिससे एंट्रोपी बहुत कम होगी। अब अगर इसी को मैं, यही जो टेम्परेचर है, इसको कहाँ तक ले जाऊँ? 0 डिग्री सेल्सियस से घटा के -273.15 डिग्री सेल्सियस तक अगर मैं ले जाऊँ, तो जो हमारा स्ट्रक्चर था, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, उसकी एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी। दैट मीन्स वहाँ पे जो डिसऑर्डरनेस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यही एंट्रोपी बोलती है। प्योर क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है दोस्तों? प्योर क्रिस्टलाइन दैट मीन्स एक ऑर्डर वे में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पोजीशनड होना एक ऑर्डर वे में। ऐसा नहीं कि कोई एक मॉलिक्यूल है उसके बाद बीच में मिसिंग है, एक वैलेंसी बन रही है, ऐसा कुछ नहीं।
एक ऑर्डर वे में हो, प्योर क्रिस्टलाइन। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो जो डायमंड होता है प्योर क्रिस्टलाइन है डायमंड। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने लॉस को डिस्कस कर लिया। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, comment in the comment box, share with your friends and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching.